नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएन अध्ययन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई या जिस भी काम में आप लगे हुए हैं एकदम बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भाई बंधु जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ जाइए, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए, ये आप सभी से रिक्वेस्ट होती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हमारा टॉनिक होता है। ये मैंने आपसे हर बार हर क्लास में कहा है कि बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के भैया हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा प्यार अपना दिखाना पड़ेगा। एक बार बटन को दबाया करिए, सिर्फ एक ही बार दबाया करिए, कई लोग दो बार दबा जाते हैं भाई। ठीक है, एक ही बार आपको प्यार दिखाना है और एक बार जरूर दिखाया करिए। जो बटन लाइक वाला बना है उसको उसको प्रेस कर दिया करिए। उसको प्रेस कर देंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ में आता है कि आप लोग जो है हमारी क्लासेस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हमारी मेहनत जो आपके लिए है, जो पूरी एचएन अध्ययन की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, उसकी आप जो है सराहना करते हैं, वो आपके एक लाइक से समझ में आ जाता है। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जीवन में आपका पेट सिर्फ और सिर्फ भर सकता है कौन? वो है आप स्वयं। ना कोई मोटिवेशन काम आता है, ना कोई टॉनिक काम आता है। पढ़ाई ही आपकी दवाई है, यही आपके काम आएगी। तो जितना हो सके, जितना पढ़ सकते हैं उतना रगड़ के पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना हमेशा नहीं होता है। 2 4 5 साल जितनी जल्दी हो सके नौकरी लेकर के आगे बढ़िए, आने वाली पीढ़ियों को मौका दीजिए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले आज हमारा मॉक 5 होने वाला है, मॉक 6 होने वाला है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। यहाँ पे इतिहास आपके हिस्ट्री वाला इतिहास नहीं है, यहाँ इतिहास आपके इतिहास की बात हो रही है। यानी कि अगर आपको जीवन में कुछ लिखना है, कुछ करना है, आप एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, आप इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, तो भैया आपको हौसलों की जरूरत है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप ये नौकरी उखाड़ फेंक देंगे। आप ये नहीं, जो भी एग्जाम आप देंगे वो आपसे क्रैक होने जा रहा है। उसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है मॉक का अपना नेक्स्ट सेशन। सभी लोग मॉक जरूर अटेम्प्ट करा करिए। प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनवा दी है, इसी चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपरली मॉक मिलता है, उस मॉक को देखा करिए। नहीं देख पाते हैं तो बाद में देखा करिए, लेकिन देखा जरूर करिए भाई, क्योंकि बिना मॉक सही सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो बिना मॉक के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रेडी रहिए। तो मॉक जरूर लगाइए जो आपको लगवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है आपके इतिहास की क्लास रिवाइज हो रही है, इतिहास के बाद अन्य सब्जेक्ट का भी रिवीजन शुरू कर दिया जाएगा। एचएन एग्जाम्स पे भी कुछ क्लासेस होने वाली हैं। जो लोग आपके वनडे एग्जाम्स की, पीसीएस की, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो एचएन एग्जाम से जुड़ सकते हैं। वहां कल से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास आज से आपके ऐप पे चालू हो गई है, यहां भी करवा देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको अटेम्प्ट करिए सभी लोग पहले। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिए सभी लोग पहले, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए सभी लोग। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो आपका हेमिस्फीयर है धरती का, उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो साउथ हेमिस्फीयर में जो है करता है, नॉर्थ नहीं साउथ में है। ठीक है, पहला है आपका गोबी, दूसरा है आपका चिहू आहू अयान। अच्छा, आपका एक चीज पता है कि जो मरुस्थल होते हैं ना, मरुस्थल की एक खास बात होती है। ठीक है, मरुस्थल की एक खास बात क्या होती है, डेजर्ट्स की एक खास बात क्या होती है। अगर आप डेजर्ट्स देखोगे ज्यादातर, अभी मैं आपको दिखाता हूं मैपिंग पे, तो ज्यादातर जो आप डेजर्ट पाओगे वो 3 से 60 डिग्री दोनों आपके जो है अक्षांशों पे पाए जाते हैं, और ज्यादातर आपके पश्चिमी साइड पाए जाएंगे। जैसे मान के चलो, अगर आप ऐसे कोई भी मैप देखो, किसी भी कंट्री का मैप उठा के देखो, ज्यादातर डेजर्ट्स आपको वेस्टर्न वाले साइड में मिलेंगे, और 30 से लेकर के आप 10 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में। तो ये डेजर्ट्स का एक खूबी है। ठीक है, तो उसी में से पूछ रहा है कि कौन सा आपका सदन में पाया जाता है। ठीक है, गोभी कहां पाया जाता है? गोभी की बात करो, अगर हम लोग गोभी की बात करें, ये कहां पाया जाता है? ये आपके पाया जाता है चीन में, और कहां पाया जाता है? मंगोलिया में। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, चीन में और मंगोलिया में एक और डेजर्ट पाया जाता है, उसका भी नाम आपको बताना है। अच्छा, अगला क्या है आपका? चिहुआ वुहान, ये आपके पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ये आपके पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, खास करके मैक्सिको वाले रीजन में। ठीक है, जो ओरिएंटल करके उनका पहाड़ी एरिया है, वहां पे पाया जाता है आपका ये वाला डेजर्ट। ठीक है, तो दो हो गया, कालाहारी और सहारा बच रहे हैं। सहारा जो है
पूरे विश्व का बिगेस्ट जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट जो है डिजिट में आता है। अच्छा, अगर कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि टॉप 3 जो है विश्व के डिजिट्स कौन है, तो पहले पे आपका सहारा आता है, दूसरे पे आपका ऑस्ट्रेलियन डिजिट आता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सहारा, ऑस्ट्रेलियन और एक आप उसके बाद आता है आपका अरेबियन सा। ठीक है, ये 3 याद रखेंगे, सहारा, ऑस्ट्रेलियन और अरबियन, ये टॉप 3 डिजिट हैं विश्व के। तो इस सहारा जो है सबसे बिगेस्ट में एक है। ठीक है, ये आपके, अब ऑप्शन आपका बचता है कि कौन सा इसमें दक्षिणी गोलार्ध में है। चलिए, तो आते हैं दक्षिणी गोलार्ध का, समझ लेते हैं पूरा का पूरा। एक बार डिजिट मैप पे देख लेंगे तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, आजा भाई। चलिए देखिए, विश्व के सारे मरुस्थल एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले भारत की बात करें तो थार आपको पता है, थार आपको पता है कहां पे है, थार भारत और पाकिस्तान में है। लद्दाख में भी एक एक कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो, मैंने कहा कि ये सेकंड बिगेस्ट है वर्ल्ड का। यहाँ पे कई सारे डेजर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो इसके, देखिए वेस्टर्न, जब आप देखोगे वर्ल्ड की मैपिंग देखोगे, ज्यादातर आपको वेस्ट वाले साइड में ही दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे गिब्सन पाया जाता है, ग्रेट विक्टोरियन पाया जाता है, ग्रेट सैंडी पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आपके तुर्कमेनिस्तान में काराकोरम पाया जाता है। यहाँ पे आपके अमेरिका में है सोनरोन है। सहारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, इन सब देशों में पाया जाता है। नॉर्थ चिली में पाया जाता है आपका अटाकामा। ठीक है, और ये कालाहारी जो है, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये आपका है कालाहारी। ठीक है, यही आपके साउथ हेमिस्फीयर में है। ये मेनली आपके बोत्सवाना वाले रीजन में पाया जाता है। और आपको मैंने बताया था कि वही बोत्सवाना का रीजन है जो डायमंड्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे है आपका कालाहारी। ये थोड़ा सा इसका हिस्सा नामीबिया के अंदर भी है, ये याद रखेंगे। पेंटागोनिया आपका जो है ये अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, नामीब आपके नामीबिया क्षेत्र में है। टकला मकान, जिसे आप तकला मकान भी कहते हो, एक कोल्ड डेजर्ट है, ये भी आपके चाइना में है। गोबी मैंने आपसे बताया कि मंगोलिया और चाइना में है। कजिलकुम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। काराकुन आपके तुर्कमेनिस्तान में है। इतना डेजर्ट्स हैं विश्व में, इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके काम का हो। ठीक है भाई, चलिए, तो कौन सा अब आपको क्लियर हो गया, इनमें से कौन सा भैया आपके सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यही कालाहारी वाला है। ठीक है, यही आपका जो कालाहारी है ये आपके बोत्सवाना में है। कहां पे है, बोत्सवाना। ये बोत्सवाना वही जगह है जहां मैंने आपसे बताया कि अपने डायमंड्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, चलो से ओके हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। कितने लोग का सही जवाब था, कोल्ड रिवीजन किवारन से करें। हाँ बिल्कुल, किवारन रिवीजन के लिए ही है। ठीक है, किवारन जो है सर मैंने बनाया है, इस पर रिवीजन करें या किवारन से जरूर पढ़िए। किवारन में मैंने सब कंपाइल कर दिया है। किवारन जो है वो हर चीजों का कंपाइलेशन है, मेरे अपने नोट्स का, लूसेंट का, सबका कंपाइलेशन है किवारन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ ट्राइब्स हैं और बताना है कि कहां किस देश में पाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, खास करके परीक्षाओं में, कि नॉट पूछ रहा है कि करेक्टली पूछ रहा है कि करेक्टली नॉट पूछ रहा है। कहेगा मसाई जाम्बिया में पाया जाता है, माओरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, मायाज ग्वाटेमाल में पाए जाते हैं, बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, फटाक से आंसर देने का प्रयास करो सभी लोग। अच्छा, एक ट्राइब है आपको, अगर आपको पता होगा, बद्दू। बद्दू ट्राइब कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये अरब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, अरब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब है वो है भील। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस रेंज में पाए जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब है। और यूपी में मैंने कल ही बताया था कि एक ट्राइब पाई जाती है थारू, उत्तराखंड, उत्तर यूपी में पाई जाती है। ये दिवाली को शोक की तरह मनाती है। किसके रूप में, दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन सा ट्राइब कई बार पूछा है यूपी का कि दिवाली को शोक की तरह मनाती है, तो यही है आपकी। ठीक है भाई, कौन सी आपकी, थारू। चलो बताओ, मशाई, माओरी। माओरी न्यूजीलैंड पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे एक ट्राइब और पाई जाती है अब वर्जिन्स नाम से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मयाज जो है ये आपके ग्वाटेमाला में पाया जाता है। अच्छा, ग्वाटेमाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ जो ग्राउंड नट होता है, जिसे आप लोग मूंगफली कहते हो ना, ये मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है। कौन, ग्वाटेमाल या ग्वाटेमाला। मूंगफली जो आप लोग ग्राउंड नट कहते हो, जिसे जिसे आप लोग फोड़ फोड़ करके दबा के रगड़ देते हो,
ट्रेन वन में जाओगे तो खूब सारा सफाई के अभियान में उसके शामिल किया जाता है। तो ये जो मूंगफली होती है ग्वाटामाला में खूब पाई जाती है। बुशमैन जो है आपके कालाहारी में पाई जाती है, और अभी अभी हमने बात करी है कि कालाहारी आपकी बोत्सवाना में है। ठीक है भाई, मावोरी न्यूजीलैंड में। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट आपसे पूछा, बिल्कुल मसाई जो है, मसाई जो है जब आप ऐसे देखोगे तो यह आपके केनिया में पाई जाती है, ना कि आपके जाम्बिया में। कहां पाई जाती है ये आपके केनिया में पाई जाती है। इसकी कैपिटल फटाक से लिखो, केनिया के कैपिटल फटाक से लिखो क्या है, इसकी राजधानी क्या है केनिया की। तो मसाई जो ट्राइब है ये आपकी केनिया में पाई जाती है, याद रखेंगे। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में, कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे देगा, यहां लिख देगा इसे पश्चिमी अफ्रीका, एक बार पूछा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, जब अफ्रीका के आप मैप देखोगे तो ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, केनिया आपका जो है ईस्टर्न अफ्रीका में है। केनिया आपके ईस्टर्न अफ्रीका में है, तो ईस्ट अफ्रीका रीजन में पाई जाती है ये मसाई, ये याद रखेंगे। ये पश्चिमी नहीं, कहां पाई जाती है, आपकी पूर्वी ईस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है मसाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, दसियों बार रिपीट किया है। कहां पाई जाती है, केनिया में पाई जाती है पर्टिकुलरली। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी जो कैपिटल क्या है केनिया की, नैरोबी। अच्छा, नैरोबी बताओ किसका हेडक्वार्टर है, इसीलिए मैंने पूछा इसका कैपिटल बताओ। किसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है, इन्वायरमेंट वाली क्लास में पढ़ा रखा था। किसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर जो है आपके नैरोबी में है। इन्वायरमेंट वाली क्लास में 3 बार 4 बार पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो गलती आपकी, समझ लीजिएगा। कमेंट करके बताओ नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यही इनकरेक्टली मैच है, बाकी सारे करेक्टली मैच है। ठीक है, बाकी ये जो ट्राइब्स के बारे में बताया याद रखना, बद्दू अफ्रीका। ठीक है, चलो यूएनएपी इन्वायरमेंट जो आपका प्रोग्राम है, यूएनएपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके नैरोबी में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जितनी बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जितना मॉक लगा रहे हैं, गंगा नदी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार लगातार आ रही है। ठीक है भाई, तो गंगा नदी के बारे में याद रखना, मैंने कहा था गंगा नदी के बारे में याद रखने का भाई। ठीक है, इसी को मैंने कल बताया था कि किस पद्मा किस नाम से जानते हैं, पद्मा कहाँ कहते हैं इसको, मेघना भी कहते हैं इसको। कमेंट करके बताओ, अब दोबारा से नहीं बताऊंगा। इसकी लंबाई मैंने कहा था याद कर लेना, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से निकलती है, आपकी गंगोत्री से निकलती है। बताओ, कह रहा है कि गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो है गोमती, जिसका उद्गम मैदानों से होता है। ठीक है, अगला कह रहा है जोंक गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। बताना है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बताना गोमती कहां से निकलती है भैया, पीलीभीत से निकलती है। कहां से निकलती है आपकी, पीलीभीत से आपकी गोमती निकल रही है। फुलवर लेक है ना, जिसे आप फुलहर कहते हो, फुलहर इसी लेक से निकलती है, फुलहर लेक से। और मैदानी लेक है, मैदान में है। ठीक है, कोई ग्लेशियर नहीं है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो तो 100% करेक्ट है, उसमें तो सोचना नहीं है। और इसी गोमती नदी के किनारे पे आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है। सुल्तानपुर किसके किसके सिटी पे बताओ, सुल्तानपुर किसके किनारे है, तीसरे का बी। ठीक है, सुल्तानपुर किसके किनारे पे है। चलो, तो कह रहा है अगला जो स्टेटमेंट 1 है ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। जोंक जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा डाउट है कि भैया ये जोंक जो है क्या गंगा में पाया जाता है, जो जोंक बेसिन है क्या गंगा का पार्ट है कि नहीं पार्ट है। अगर आपने महानदी के बारे में पढ़ा होगा, लास्ट जब मैंने नदियों के बारे में पढ़ाया था ज्योग्राफी वाले क्लास में, मैंने बताया था कि जोंक जो है ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। और इसी नदी बेसिन के और कई ट्रिब्यूटरी थे, जैसे तेल था, याद है, तेल था आपका, ओब था आपका, ये महानदी बेसिन का हिस्सा था। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ से निकलती है महानदी। और उसी महानदी का ये बेसिन है जोंक, ना कि आपके गंगा का है। गंगा के बेसिन कौन कौन से हैं, गंगा का यमुना था, सोन था, और कौन कौन थे गंगा के, कमेंट करके बताओ। गोमती थी आपकी। ठीक है, तो महानदी का जोंक था, मांड था, हसदेव था। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहवा से निकलती है महानदी। तो ये गंगा का बेसिन हिस्सा नहीं था मेरे भाई, दिस वाज पार्ट ऑफ योर महानदी बेसिन।
ठीक है, महानदी बेसिन का हिस्सा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो भैया अपने आप ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। ठीक है भाई, ओ माधव तांडा से, बिल्कुल ठीक है, माधव तांडा से निकलती है आपकी। चलें अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 चले, ठीक है, जिसका गलत होगा वो गलत जोड़ेगा, सही नहीं जोड़ेंगे, सभी लोग सही नहीं जोड़ेंगे, जान लीजिए बेईमानी नहीं होनी चाहिए, यहां तो कर लेंगे, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, कह रहा है काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जिसको दिक्कत हो पढ़ते जाइएगा, ठीक है। कोई टेक्निकल टर्म होगा तो मैं अपने आप इंग्लिश में लिख देता हूं। काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, आपसे पूछ रहा है। रामगंगा, कोसी, गंडक, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ, देखो एक एक आप खादर क्या होता है, खादर और बांगर दो आपके जो होते हैं सॉइल्स होते हैं। खादर किसको कहते हैं, जब आपके जलोढ़ मिट्टी से जो एलेबल सॉइल जो होते हैं वो जब नई होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं खादर, जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं बांगर। याद करिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो खादर तो न्यू एलेबल सॉइल है, ये तो होगी नहीं काली, ये क्या है आपका न्यू एलेबल सॉइल जिसे आप कहते हो, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाने वाली मृदा यही है, जलोढ़ मृदा। रेगुर और भुर, ठीक है, काली कपास इसमें से किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब ये काली कपास है क्यों, काली कपास इसका नाम क्या है, देखिए काली जो सॉइल्स होती हैं, जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ प्लफ सॉइल। ये सॉइल अपने आप जो है लगती है, जैसे कि जब मौसम आता है, जैसे ये एक ब्लैक सॉइल, ये इनके अपने आप जो ये फट जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि इनकी किसी ने जुताई कर रखी है। इसीलिए कहा जाता है कि खुद सेल्फ प्लफ जो है सॉइल किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में पूछे तो याद रखिएगा काली मृदा कहते हैं। महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती हैं और ये कपास के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसीलिए इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं, क्या रेगुर के नाम से जानते हैं, या इसे हम सेल्फ प्लफ, ठीक है, सेल्फ प्लफ सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इस मृदा को महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती है, जो कि आपके किसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खादर मैंने आपसे बताया कि एलोबल सॉइल है, जो न्यू होते हैं, ओल्ड वाले को हम लोग कहते हैं, जो एलोबल सॉइल होते हैं उसे कहते हैं बांगर, ठीक है। ये ओल्ड एलोबियल सॉइल होते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेगुर। रेगुर इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीच इन आपके ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में बहुत जो होता है रीचेबल होते हैं भाई, बहुत सारे इसमें ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। बांगर, कांका, नोडल, ठीक है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनकरेक्ट जिनका हो वो काट लीजिएगा, केवल करेक्ट वाले जोड़िएगा। अगले चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कौन इनमें से दूसरों से अलग है। इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नीति आयोग, या बैकवर्ड क्लास कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है भैया, अच्छा एक समझिएगा कि दो तरह के बॉडी आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपको दो तरह के कमीशन मिलते हैं। एक तो जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखो, एक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैच्यूटरी बॉडी, कुछ भी कह लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी चर्चा नहीं है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहे जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कौन दूसरे से अलग है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता है, पार्ट 15 में इसकी चर्चा करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। इस समय आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका क्या नाम है भाई, इस समय जो आपके इलेक्शन कमिश्नर जी हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन है आपके, ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। ये आपके 26वें इलेक्शन कमिश्नर, तो इनकी चर्चा की गई है संविधान में, इसको याद रखेंगे। यूपीएससी के बारे में किसमें बात की गई है, यूपीएससी के बारे में बात करी गई है आपके आर्टिकल 315 में, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, आर्टिकल 315 में बात की गई है। अगर ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 312 में की गई है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा एक एक्स्ट्रा जो है नियम बना करके एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, योजना आयोग की जगह। अच्छा, कई बार परीक्षा में पूछा है। अच्छा, अगला क्या है,
बैकवर्ड क्लासेस, ये किस में चर्चा है? आर्टिकल 338 बी में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है भाई, 338 बी में इसकी चर्चा की गई है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसको आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब बताइए कौन सा इसमें आपको अलग रहा है? ज्ञानेश कुमार जी हैं, फटाक से आंसर देने का प्रयास करिए। नीति आयोग, बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। देखिए, नीति आयोग जब बना, स्टार्टिंग में सिंधु श्री खुल्लर जी थी। सिंधु श्री खुल्लर को इसका जो है चीफ बनाया गया नीति आयोग का। बाद में जो है अमिताभ कांत को इसका सीईओ बनाया गया। बाद में अमिताभ कांत को जो है इसका सीईओ बनाया गया। अगर पूछे इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, वीसी कौन थे आपके, तो वो थे आपके अरविंद पनगड़िया, जो प्रेजेंट में आपके क्या हैं, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं अरविंद पनगड़िया जी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? कमेंट करके बताओ, पहला अध्यक्ष कौन था नीति आयोग का, ये आपको बताना है। तो अरविंद पनगड़िया जी इसके वाइस जो है अध्यक्ष रहे थे या उपाध्यक्ष रहे थे नीति आयोग के पहले। ठीक है, अब वो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं 16वें। अभी फरवरी में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि फाइनेंस कमीशन को जो है राज्यों को पूरे जो टैक्स होते हैं उसका 41% देना चाहिए। अभी मैं करंट में पढ़ाने वाला भी हूं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट यहां लिखने से अच्छा है मैं आपको बोल के बता दूं, आप सुनते जाइए। ठीक है, क्योंकि समय जाता है लिखने में। अगली बात देखते हैं। कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और इसके कुछ प्रोविजंस हैं, आपको इसमें मैच कराने हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, 74, 368। ठीक है भाई। अच्छा, कौन सा आर्टिकल आपका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करो। अच्छा, डीपीएसपी हम लोग ने कहां से लिया है? डीपीएसपी भारत ने आयरलैंड से लिया हुआ है। सही बात है, ठीक बात है, गड़बड़ बात है भाई? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग ने कहां से लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया है पार्ट 4 में, आयरलैंड से लिया है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में इसकी चर्चा की गई है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है डीपीएसपी। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात है अमेंडमेंट प्रोसेस। भारत में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, वो हमने लिया है आपके साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? आपके साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। ठीक है, अगर संविधान में कोई सिस्टम जो है इंप्रूव करना हो, उसका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो मेथड है, जो नियमावली है, वो हम लोग साउथ अफ्रीका से लेकर के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, पार्ट 4 में 36 से लेकर के 51 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है भाई। चलो, तो आपसे क्या कह रहा है, ये मैच करा दो। तो एको आपको अगर याद हो, देखो आर्टिकल जो 368 है वो कहता है अमेंडमेंट प्रोसेस। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस। अब ये किस पार्ट में इसकी चर्चा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, किस पार्ट में इसकी चर्चा है। तो अगर डी का 1 हम लोग देखें तो क्या हमारा डी का 1 किसी ऑप्शन में है भैया? बिल्कुल मिल गया हमको एक ही ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, ABCD जो ऑप्शन है, उसी में हमारा आंसर सेट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी में हमारा आंसर, इसी में हमारा काम जो है 35 हो गया। अब हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी मिला लीजिए। ठीक है, ए का तीसरा यानी कि 14 जो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। बी का चौथा आर्टिकल जो बी है उसका यानी कि डीपीएसपी की बात करता है। और आपका सी का दूसरा आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है। बचा आपका डी, ये आपके अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करता है। तो पार्ट 20 में किसी ने बताया, ठीक है भाई, कि इसकी जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है वो पार्ट 20 में है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है भाई। चलो, लिखने से अच्छा है कि आपको बोल बोल के बता दिया जाए। इट्स ओके फॉर यू, और लिख दिया करो, आप लोग बताया करो। चलो, द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इज विस्टेड। ठीक है, अगर आपको नया स्टेट बनाना है, अगर भारत में एक नए राज्य की स्थापना करनी है, तो इसका जो पावर है ये किसके पास है? ठीक है भाई, जरा मैपिंग पे, डिजाइन पे मत जाना। हाँ, चित्र बहुत गड़बड़ बनाता हूं मैं, तो डिजाइन मत जाइएगा। बताइए किस पे है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास है, पार्लियामेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है? ठीक है, अगर नया स्टेट बनाना है तो। ठीक है, 7 का बताइए। 7 का भी कई लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट, अच्छा सबसे पहले ये इसके बारे में समझिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये क्या है?
मैंने आपसे बताया था कि भारत में भाषाई माध्यम से सबसे पहला जो राज्य बना था वो था आपका आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश जो है, रामल्लू जी थे, वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने जो है भूख आंदोलन स्टार्ट कर दिया था कि भैया अगर हमको अलग राज्य नहीं दोगे तो हम आंदोलन करेंगे। अंत में उनकी जो डेथ हो गई, बाद में जो है उनका डेथ हो गया और एक अलग से आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनाया गया जो भाषाई बेसिस पे बना। ठीक है भाई। बाद में ये सरकारों को लगने लगा कि यार ये डिमांड अब हर राज्य करेंगे, हर राज्य करेगा कि हमको अलग करो। मराठा कहेंगे, मराठी भाषी कहेंगे हमको अलग बनाओ, ठीक है। हरियाणवी लोग कहेंगे हमको पंजाब से अलग करो, तो ये सब करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया। वो कमीशन बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं फजल अली, ठीक है। इनके साथ साथ हृदयनाथ कुंजरू, और हृदयनाथ कुंजरू और पणिकर दो लोग और जुड़ते हैं। हृदयनाथ कुंजरू और पणिकर ये दो लोग इस कमीशन में और जुड़ते हैं। इसके अध्यक्ष पूछे, प्रेसिडेंट पूछे कौन था, वो थे आपके फजल अली। ये जो कमीशन बनता है ये बनता है आपका 1953 में, ठीक है। इस कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत में 14 राज्य बनाए जाएंगे, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। अब इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है जो 1956 में आता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। कमीशन 53 में बनता है, फजल अली अध्यक्ष होते हैं, पणिकर और कुंजरू उनके साथ ऐड होते हैं। यूपीपीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक्ट बनता है 1956 में जो 14+6 का सिस्टम बताते हैं कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनने चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपको नए राज्य गठित करना है तो इसका पावर किसके पास है, ठीक है भाई। अब तक आप में से कई लोग इसका जवाब दे चुके होंगे। चलिए, तो इसके लिए संविधान ने 2 प्रोविजन कर रखा है। अगर आपको नए स्टेट फॉर्म करना है तो इसके लिए 2 आर्टिकल में चर्चा है। एक है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। अब 2 आर्टिकल में क्यों चर्चा है भैया? अगर हमको नया स्टेट बनाना ही था तो एक ही बता दिए होते, काहे लिए हमारे लिए, हम बच्चों के लिए या जो आगे पढ़ेंगे उनके लिए झाम कर रहे हो। तो 2 आर्टिकल में 2 अलग अलग बातें हैं और यही 2 अलग अलग बात कमीशन आपसे पूछना चाहता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। जो आर्टिकल 2 होता है, जो आर्टिकल 2 होता है वो कहते हैं एडमिशन। क्या कहिए भैया हमारे कक्षा 2 में एडमिशन कराई दो। एडमिशन जो है अगर उसकी बात करें तो वो होता है आर्टिकल 2 में, ठीक है। आर्टिकल 2 में एडमिशन की बात कही गई है और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन की बात कही गई है। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझने का प्रयास करिए। एडमिशन और फॉर्मेशन, इसमें अंतर क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। और ये दोनों काम जो है आपके कौन करते हैं? एसके धर कमीशन क्या लिख रहे हैं? शशि। और ये जो आपका दोनों बात है ये आपके कौन करते हैं? ये आपकी जो है पार्लियामेंट ही करती है। भाई कॉल बाद में कर लेना, अभी कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये दोनों जो काम है ये आपकी पार्लियामेंट करती है। इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं एडमिशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है। जैसे मान के चलो कि हमें कोई, जैसे मान के चलो कि हमने पाकिस्तान जो है हमने पकड़ लिया, हमने पाकिस्तान को, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान भारत का हो गया। तो हमने पाकिस्तान नाम से एक नया राज्य बनाना है, ठीक है। हमने कहा आज से हमारा 29वां राज्य पाकिस्तान होगा, तो वो इस आर्टिकल के तहत हो जाएगा। हमने पाकिस्तान का भारत में एडमिशन कर लिया। क्या कर लिया? नाम लिख लिया पाकिस्तान का। आज से भारत का 29वां राज्य पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो अगर एडमिशन की बात करें मतलब किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी बाहरी संस्था को, किसी बाहरी स्टेट को लाना है तो एडमिशन किया जाएगा। जैसे हमने किसका किया था? सिक्किम का किया था, ठीक है। सिक्किम का काम हम लोग ने किया था आर्टिकल 35 के तहत। फिर बाद में 36 के तहत हमने इसको अपना कौन सा राज्य बना दिया था? 22वां राज्य बना दिया था। फॉर्मेशन की बात करें, हम अपने ही भारत के अंदर अलग स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं। जैसे उत्तराखंड का हमने फॉर्मेशन किया, यूपी से अलग कर दिया, ठीक है। फिर हमने इधर तेलंगाना बना दिया, आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। तो अगर हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं भारत में कोई चीज, ठीक है, या हम लोग उसे जो है फॉर्म कर रहे हैं, अपने ही अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात आर्टिकल 3 में करा जाएगा। जैसे आपका उत्तराखंड था, जैसे आपका तेलंगाना था, इन सब चीजों का याद रखेंगे। जैसे आपका झारखंड था, तो ये 3 में होता है। पहले हम लोग दूसरे में बात कर लेते हैं बाहरी वालों की। अगर किसी बाहरी को यहां लाना है 2 में, यहीं के लोग को अगर अलग अलग राज्य में डिवाइड करना है तो 3 में। समझ में आया?
ये दोनों आर्टिकल में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, इसकी शब्दावलियों को समझिएगा। एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये अगर पूछे तो 2 में, और पूछे फॉर्मेशन या अल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट तो ये होगा आपके 3 में। डिफरेंस समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो एग्जाम में अगर पूछेगा आर्टिकल तो कंफ्यूज कर जाओगे, इस चीज को समझिएगा। ठीक है भाई, तो किसमें है ये दोनों चर्चा आपके आर्टिकल जो है 2-3 में है, और दोनों सिस्टम पार्लियामेंट करता है। बाकी इसके बारे में तो मैंने बता दिया, ये पूरी स्टोरी थी जिसे मैं आपको समझाना जरूरी था। ठीक है, चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, जहां जितना आवश्यकता पड़ेगी उतना एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला असर्शन है, कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। ये कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि केवल नॉमिनल हेड होता है। हेड ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अगर कभी परीक्षा में पूछा है इनमें से कौन हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो आपके राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं, इसको याद रखेंगे। इस समय आपके राष्ट्रपति महोदय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। शायद आज लखनऊ में वो हैं भी क्या? मुर्मू जी का आज विजिट शायद लखनऊ में है या अयोध्या में है, कहीं तो आज उनका विजिट था यूपी में ही। ठीक है, बताइए, बताने का प्रयास करिए। गॉट इट सर। 8 का डी, 8 का डी, 8 का डी कई लोग बता रहे हैं, कई लोग 8 का बी बता रहे हैं। चलिए, देखिए अब असर्शन रीजन को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंबल दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल हेड। ठीक है, एक बात तो समझ लीजिए यहां पे, एक तो इसमें से गलत होगा ही होगा। क्यों होगा? क्यों होगा समझिए तो बात करिए। जो पावर राष्ट्रपति के पास यूएसए की है, जो ट्रंप के पास जो पावर है, वो पावर आपके द्रौपदी मुर्मू के पास तो है नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो इसमें गलत है। अब आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो पता है यार कि जो पावर वहां के राष्ट्रपति के पास होता है वो भारत के नहीं है। ठीक है, जो ट्रंप जैसे इसमें पगलाया हुआ है, कभी ट्राइब बढ़ा दे रहा है, कभी उसके ऊपर वार, कभी इसके ऊपर वार, यहाँ के राष्ट्रपति महोदय कभी ऐसा आपने सुना है? नहीं ना। तो एक बात तो 100% करेक्ट है एग्जाम में कि आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि परीक्षा में अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक टॉपर से जो जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होता है, उनके अप्रोच में, पढ़ाई में अंतर आप नहीं पाओगे। हो सकता है कि जिसने टॉप किया था वो 6 घंटा पढ़ता हो, ठीक है, और जो नहीं कर पाया वो 10 घंटा पढ़ता हो, लेकिन इन दोनों के अप्रोच में बड़ा अंतर हो जाता है प्रश्न को सॉल्व करने का। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी पता है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक चीज तो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, एक स्टेटमेंट तो गलत होना ही होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब 100% हम श्योर हैं कि भारत का जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। जो आपके महोदया, राष्ट्रपति महोदया हैं, वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारा पावर तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अमेरिका से हम मिलता जुलता तो जरूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके रीजन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि किसी को कॉपी कर लेने से उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि इनको कॉपी कर लें, हमको कॉपी कर लें, हम उनको कॉपी कर लें। कॉपी करना आसान है, बराबरी करना मुश्किल है मित्र, इस चीज को समझिएगा। कई सारे लोग को मैं देखता हूं, ठीक है, कि हम जो चला रहे हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो भी चला रहे हैं, किसी का देखी देखा। हर व्यक्ति में एक अलग इंडिविजुअलिटी है, सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत है, और उस खासियत को अगर आप लेकर के चलोगे तो आप ज्यादा ग्रो कर जाओगे। किसी को कॉपी कर लो, किसी को पेस्ट कर दो, इससे काम नहीं होगा। तो हमने जरूर कॉपी तो कर लिया है वहां की, लेकिन हमने वो सुविधा, वो सिस्टम नहीं दे पाए हैं जो वहां के ट्रंप के पास है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एक बात और, वहां राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकते हो, यहां राष्ट्रपति जब तक चाहे उतनी बार बन सकते हो, जितनी बार सरकार चाहे, जिसके जो आपके ऊपर कृपा करना चाहे आपको राष्ट्रपति बना दे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू योर रीजनिंग, जो रीजन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मिलता जरूर है, लेकिन सेम नहीं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये भैया क्या रखेंगे आप लोग, ये क्या करेंगे, कौन सा, ये गलत है परंतु आर सही है। तो 8 का डी। ठीक है भाई,
अमेरिका रेड हेड, इंडिया नॉमिनल हेड। बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, 8वें का डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जो अमेरिका राष्ट्र का राष्ट्रपति ना, वो वास्तविक प्रमुख होता है, उसके पास सच में पावर है, और हमारे यहाँ जो है उसके पास सच में पावर नहीं है। ठीक है, कॉपी तो हम लोग ने कर लिया है, लेकिन बराबरी थोड़ा मुश्किल है। चलो, कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ विच फॉलोइंग। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं जो सीएजी होता है, ठीक है, वो किसका गाइड और फ्रेंड है? कल ही पढ़ाया था आप सभी को। ठीक है, इसमें से कई सारे कमेटी पढ़ाए थे, जैसे मैंने कल बताया था एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, ये ऐसी कमेटी थी जो जो आपकी पार्लियामेंट की सबसे बिगेस्ट कमेटी मानी जाती है। कौन, अगर पूछे पार्लियामेंट की सबसे बिगेस्ट कमेटी कौन है, सबसे बिगेस्ट कमेटी कौन है पार्लियामेंट की, तो यही आपके स्टेट एस्टीमेट कमेटी है। इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं और 30। ठीक है, अगला मैंने आपसे बताया था पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसमें जो होते हैं 15 लोकसभा से प्लस आपके 7 राज्यसभा से होते हैं, और मैंने कहा था कि इसको इसकी बहन भी कहते हैं। ठीक है, और यही है आपकी फ्रेंड एंड गाइड। जैसे आपके भी जीवन में आपके कई सारे मित्र होंगे, कई सारे आपके मार्गदर्शक होंगे। ठीक है, उसी तरह ये भी जो है फ्रेंड और गाइड है आपकी सीएजी की। अगर सीएजी कोई गड़बड़ काम करता है तो भैया उसको जो है ये रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा जो अपोजिशन जो पार्टी होती है उससे बनाए जाते हैं। ये कोई संविधान में नहीं लिखा है। एक बार मैंने बताया था कि मीनू मसानी जी को बना दिया गया, वो अपोजिट पार्टी से थे, तब से ये सिस्टम चलता आ रहा है। अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे उन्हीं को इसका अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब आप लोग ने दिया है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, बताना है आपको कि फॉलोइंग स्टेट है द मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। बताइए कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन किस स्टेट में है। ठीक है, अब यहां इसने एक गड़बड़ कर दिया है, फिलहाल ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो फिलहाल आप बताओ। ऑप्शन है तो है, तो कोई कोई गड़बड़ नहीं, बताओ। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। 9 का 10 का बताओ, 10 का डी। ठीक है, 10 का डी आपको बताने का प्रयास करना है। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी सर। ठीक है, मैट्रिक पास सर। ठीक है, एमपी सर, एमपी सर। ठीक है, ये वही मध्य प्रदेश है भैया, ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे मैंने आपसे बताया था कि यहीं पे आपकी कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहीं पे माधव नेशनल पार्क है। डायनासोर के लिए यहीं पे एक नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, यहीं पे आपके नर्मदा जो नदी है, ठीक है, उसी के ऊपर एक प्रपात है जिसे वाटरफॉल कहते हो, उसका नाम था धुआंधार, धुआंधार बल्लेबाज। ठीक है, ये सारी चीजें याद है कि नहीं याद है? ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकलती है ये भी बताइएगा। ठीक है, राजस्थान के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पे मैंने बताया था एक लेक है जिसका नाम है डिडवाना लेक, जो अपने साल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान। और यहीं पे एक नदी है लूनी, जो कहां से निकलती है? लूनी, लूनी कहां से निकलती, कमेंट करके बताओ। ये ऐसी नदी है जो बार बार जो है विलुप्त होती है, बार बार निकलती है, बार बार गायब होती है, बार बार निकलती है। ठीक है भैया, इसके ऊपर पानी मीठा होता है, नीचे का पानी खारा होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। लूनी कहां से निकलती है, कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और स्कीम, चलो तो बताओ कि सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सुल्तानपुर महाराष्ट्र में है ना भाई? सुल्तानपुर महाराष्ट्र में है क्या? सुल्तानपुर आपके गुड़गांव में है। ठीक है, यहाँ पे है आपका जो बनारस के बगल में जो नया चंदौली। ठीक है, चंदौली यहाँ पे है आपका चंदौली। सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर तो गुरुग्राम में है ना भाई, चंदौली सुल्तानपुर आपके गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये रहा ये बात। अब आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है। अरावली में पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका मध्य प्रदेश है ना, यहीं पे सबसे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। करीबन 21% पॉपुलेशन यहाँ पे है एसटी की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में।
आगे बढ़े, यहाँ की एक ट्राइब है भील, वो सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है यहाँ की, और सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन अगर पूछे शेड्यूल ट्राइबल एरिया की वो आपके मध्य प्रदेश में है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बताइए, कह रहा विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है जेम्स वार्ड ने स्टीम इंजन बनाया था, एजी बेल ने आपके टेलीफोन बनाया था जो आपके लिए आज ब्रह्मास्त्र काम कर रहा है, नहीं तो बाबू सोना कैसे करते। हाँ, एजी बेल का आप सभी को जो भैया लाख लाख कोटि कोट धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने टेलीफोन का निर्माण कर दिया और आज आप लोग उसी के भरोसे जिंदा हो। ठीक है भाई, जेएल बेड साहब की बात करें तो इन्होंने टेलीविजन बनाया था, और कह रहा है कि पार्किंसन ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो, पेनिसिलिन, पार्किंसन। अच्छा, पार्किंसन एक डिसीज होता है जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है। ठीक है, मेंटल टाइप एक प्रकार से न्यूरो डिसीज होता है। इसमें क्या होता है, हाथ हाथ भैया कांपने लग जाता है, खास करके ये एजेड लोग में पाया जाता है पार्किंसन डिसीज। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। तो पार्किंसन साहब ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, बहुत बार इसको पढ़ा होगा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और पेनिसिलिन जो है ना, याद रखेंगे, ये फंगस से मिलती है। फंगस जो होते हैं, जो फंगी होते हैं ना, उनसे मिलती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोज किसने की थी, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, एक, ठीक है, चलो, तो ये इसका जो सही जवाब इनकरेक्टली मैच है वो है ऑप्शन डी, पार्किंसन नहीं है। ठीक है, इसका जो है फ्लेमिंग साहब ने इस पे किया था, इस पे जो है काम किया है पेनिसिलिन के ऊपर। बाकी सारे ऑप्शन करेक्टली मैच है, ये याद भी कर लेना। जिम शॉर्ट ने स्टीम इंजन बनाया, एजी बेल ने टेलीफोन बनाया, जेएल बेल ने आपके टेलीविजन बनाया। ठीक है भाई, और आपके पार्किंसन साहब जो है, पार्किंसन जो डिसीज होती है जो आपके बुजुर्गों में पाई जाती है, उस पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चला जाए, हम लोग आगे बढ़े भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है हवाई जहाज के में जो ब्लैक बॉक्स होता है, हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है ये किस कलर का होता है। ठीक है भाई, ब्लैक बॉक्स जो होता है ये किस कलर का होता है। देखो, अभी आप लोग पढ़े होंगे जब अहमदाबाद में एक प्लेन का दुर्घटना हुई थी, तो ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा था। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ये पूरा डेटा रखता है कि प्लेन में क्या गड़बड़ी आई, किस कारण से प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, या पायलट की गलती थी, या कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, कोई फॉल्ट आ गया, या पेट्रोल का कोई जो उनका फ्यूल लगता है उसमें कोई समस्या थी। तो पूरा का पूरा जो प्लेन का डेटा होता है, एयरप्लेन का जो डेटा होता है एरोप्लेन का, वो इसी ब्लैक बॉक्स में कलेक्ट होता है। ठीक है, इसी ब्लैक बॉक्स में उस डेटा को स्टोर किया जाता है, और कह रहा है उसका इसमें से कौन सा कलर होता है। ठीक है, ब्लू रेड ग्रीन ऑरेंज, ब्लू रेड ग्रीन ऑरेंज। ठीक है भाई, बताइए ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है। ठीक है, चलो, अच्छा, प्लेन एयरप्लेन जो होता है, अगर एयरप्लेन हवाई जहाज के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। ठीक है, हवाई जहाज जो है इसकी जो खोज की थी ना, वो राइट ब्रदर ने की थी। राइट ब्रदर थे 1903 में। ठीक है, जब हम लोग भारत में अपना स्वदेशी मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ देखिए राइट ब्रदर जो थे एरोप्लेन लेकर के उड़ रहे थे। कितना आगे थे लोग, देख रहे हो, हम गुलाम थे, हम स्वदेशी आंदोलन की तैयारी कर रहे थे 1903, 1904, 1905 के आसपास, और ये लोग क्या कर रहे थे, एयरप्लेन बना करके उड़ा रहे थे। समझ रहे हो कितना पीछे थे हम लोग उस समय। तो राइट ब्रदर ने लगभग 1903 में जो है एयरप्लेन की शुरुआत करी। एयरप्लेन बना करके, दो भाई थे, घर से निकल जाते थे, पैसा वाले थे, तो बढ़िया प्रोजेक्ट बना करके उड़ाते रहते थे दिन रात। ठीक है, तो राइट ब्रदर। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत में जो एयरप्लेन है उसका एक सवाल पूछता है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, किस वर्ष इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया जो भारत में आपके एयरप्लेन पे काम करती थी, ठीक है,
पहले वो प्राइवेट हाथ जेडी टाटा जी के हाथ में थी, बाद में सरकार ने उसका बैंकों की तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पहले इसका किया, बैंक का तो बाद में हुआ। तो पूछता है किस वर्ष इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखेंगे कई बार पूछागा, अगर पूछे तो 1953 में, ठीक है, 1953 में हमने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो बताइए ब्लैक बॉक्स का जो मेरे भाई कलर होता है वो होता है आपका ऑरेंज कलर का, ठीक है। ब्लैक होता तो काहे लिए क्वेश्चन नहीं पूछता ही, ठीक है। चलो ठीक है, राइट ब्रदर, इनका नाम था ओरविल एंड बिल्वर, ठीक है, जो भी नाम रहा हो, राइट ब्रदर के नाम से इनको जानते हैं, ये याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े। अच्छा ऑरेंज, वाह अच्छा कनेक्ट करते हैं। ऑरेंज जो है उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है, सहारनपुर में। कई भाई ने बता दिया कि सर ऑरेंज आ गया है, तो भी बता दीजिए। ऑरेंज जो है, ऑरेंज जो है वो यूपी के सहारनपुर में पाया जाता है, जो सबसे वेस्टर्न जो है जिला है यूपी का, ये याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलो कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है भैया। आंसर सभी लोग दिया करो भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास किया करो, बटन दबाया करो मोबाइल का। बटन दबाने से ना एग्जाम में तो गोला करके आओगे नहीं आओगे, बताओ। एग्जाम में आएगा तो गोला करोगे नहीं करोगे। अगर डक करने की आदत पड़ गई, हर बॉल डॉट खेलने की आदत पड़ जाएगी ना, तो पहले से बाहर हो, रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, गलत बताओगे और क्या होगा, जब गलत बताओगे तो अगली बार इंप्रूव करोगे, कुछ नहीं बताओगे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहोगे ना, ठीक है। तो एक आपकी एक लाइन है कि समय लिखेगा उनका भी न्याय, एक करके आपके लाइन है कि जो लोग न्यूट्रल होते हैं ना, समय उनकी भी न्याय लिखता है। जैसे आसपास कोई घटना हो रही तो कई लोग सोचते हैं अरे छोड़ो क्या ही बोले, या तो आपका उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या तो आपका निगेटिव रिस्पॉन्स, कुछ तो बोलो। ऐसे हाथ जोड़ के न्यूट्रल होकर के बैठेंगे, ठीक है। सही जवाब दीजिए, नहीं देने से अच्छा है गलत दीजिए, लेकिन दी तो दीजिए। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं, जो आप चिप्स खाते हो, जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है ये बताना है। आलू की बात आई तो आलू से तुरंत कर लेना कनेक्ट। ये आलू जो है, ये सबसे ज्यादा आलू जो है यूपी पैदा कर रहा है। इसका एक एक्सपोर्ट रिसर्च सेंटर भी यूपी ने आगरा में बनाया है। अगर पूछे आगरा में कहां बनाया है, तो आगरा के सिंगदाना में, सिंगदाना नहीं सिंगना, आगरा में एक जगह है, वहीं पोटैटो रिसर्च सेंटर बनाया गया है। अगर इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछे कि इसका अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लीमा में है, पेरू, ठीक है। पेरू में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी एक जो है प्रजाति आती है चिप्सौना, कौन सी, चिप्सौना, चिप्सौना आता है भैया, जिसका आप लोग चिप्स खाते हो ना, ये इसी आलू का बनता है। ये जो आलू आप लोग चिप्स खाते हो ना, हर आलू का नहीं बन जाता है, ठीक है। पहाड़ी आलू है, आपके मोहल्ले में देखते होंगे कभी कभी पहाड़ी आलू वाला आ जाता है घूमने टहलने, तो पहाड़ी आलू का एक प्रजाति है चिप्सौना आलू, ठीक है भाई। उसी चिप्सौना का बनता है आपका क्या, उसी चिप्सौना का बनाया जाता है आपके, ठीक है, आगरा, ठीक है। चलो दिखाई पड़ रहा है यहां से, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद रखेंगे, ठीक है भाई। आयोडीन, आयोडीन नमक, देश का नमक, डांडी नमक, ठीक है, खायो कि नहीं खायो कभी, टाटा नमक, देश का नमक, दुनिया भर का नमक। नमक जो होता है, अगर पूछे नमक, देखिए समुद्री में जो समुद्र होते हैं ना, उसमें एक बीट्स पाई जाती है, इसे कहते हैं लेमिनेरिया या लेमेरिया, ठीक है, जो भी क्या लबेरिया नहीं है, लेमेरिया करके है, उसी में नमक है, ठीक है भाई। प्यार में भी वैसे भी जीवन में नमक होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो जीवन में मजा नहीं आता है। तो आयोडीन जो है समुद्रों में पाया जाता है, लेमेरिया, कहीं लेमेरिया बोलते हैं, कहीं लेमिनेरिया बोलते हैं, जो बोलिए लबेरिया नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके आयोडीन पाया जाता है। अगर पूछे कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आयोडीन किस देश में पाया जाता है, यूपीपीसीएस ने पूछा है, तो याद रखेंगे चिली में। चिली जो है ये तांबे के लिए भी खूब जाना जाता है, साथ ही साथ ये आयोडीन नमक के लिए भी खूब जाना जाता है, नमक नहीं आयोडीन के लिए जाना जाता है, ठीक है, नमक आयोडीन याद रखेंगे। अच्छा ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन आपके प्रकृति में 21% के आसपास है, लगभग इतना ही ट्राइब आपने देखा था अभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है प्रकृति में, 78% के आसपास पाया जाता है। पौधे जो हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में तोड़ करके, इससे नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, अमोनिया से टूट के बनता है नाइट्रेट, और उसी को पौधे अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं, ठीक है भाई, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि जो प्लांट्स होते हैं किस फॉर्म, नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म लेते हैं, तो नाइट्रेट वाला फॉर्म लेते हैं, याद रखेंगे। सब साइंस है यार, साइंस बड़ा मजेदार चीज है भाई वैसे,
ठीक है। चलो, अगर पूछे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा एलिमेंट, गैस नहीं, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन है। यूनिवर्स 75% हाइड्रोजन से ही बना है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूरा यूनिवर्स जो है वो 75% हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो आलू का जो चिप्स है मालिक, वो आपके पैकेट होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन भरा होता है आलू के चिप्स के पैकेट में, ताकि जो आप लोग चिप्स खाते हो ना, उसकी महक बनी रहे, उसका जो टेस्ट है वो बना रहा है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। ठीक है भाई, चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, 13 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, कौन सी एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई, एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जहां पे उत्पन्न होती है वहीं पे काम करने का प्रयास करती है। ठीक है, जैसे अगर आपके इंटेस्टाइन में आएगी तो वहां पे सिस्टम पे काम करेगी। अगर आपके जो है कहीं और एंजाइम, जहां एंजाइम बनती है वहीं पे वो काम करने का प्रयास करती है। ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने हमको बताया था शुरू में, फिर बायोलॉजी वगैरह छूट गया, गणित थोड़ी पे ज्यादा मन लगने लग गया, तो इतना एंजाइम पे कभी रिसर्च किए नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है गुरु? ठीक है, 14 का डी प्रोटीएस ट्रिप्सिन, 14 का सी कई लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सी बीड लेमेरिया, लेमेनेरिया, ठीक है, उसी में आयोडीन पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। कई लोग इसमें जवाब सही दे भी रहे हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया ना, बताओ 14 पे आ जाओ। तो ये आपका जो भैया एंजाइम है, ये प्रोटीन के पाचन में आता है, ये है आपका सही जवाब है, ये आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये आपके पैनक्रियाज में होता है और यहीं से ये स्टार्ट कर देता है आपके प्रोटीन के डाइजेशन का। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। पेप्टीन जो है प्रोटीन को ये पेप्टीन में बदलता है और पेप्टीन जो है धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होती है। याद रखेंगे, इसका 14 का सी सही होगा। अच्छा, आपको पता है कि आपके जो नेल्स होते हैं, आपके जो बाल होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? याद रखेंगे, केराटिन के बने होते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केराटिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। देखते हो ना आपके घर में, या कोई कहता रहे जा रहे हैं बालों में केराटिन कराने, तो बालों को प्रोटीन देने जाते हैं। जीवन में प्रोटीन की कमी है, लेकिन बालों को प्रॉपर प्रोटीन की जो है मात्रा मिल रही है। वो कहते नहीं कि भैया हम लोग ने अपने साबुन में, अपने मंजन में इतना फ्रूट्स डाल दिया है कि सारा फ्रूट्स तो वहीं चला गया, अब मार्केट से फ्रूट का जो है रेट बढ़ गया है। उठा उठा के मंजन में, सब में जब फ्रूटेड फ्रूट जाएगा, ठीक है भाई, फेस वॉश में फ्रूट है, क्रीम में फ्रूट है, जीवन से फ्रूट गायब है बस। चलो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको याद कर लीजिएगा। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन जो है मदद करती है। ये ट्रिप्सिन टूटती है पेप्टीन में। ठीक है भाई, ये प्रोटीन को तोड़ती है पेप्टीन में, याद रखेंगे। चलो, केराटिन प्रोटीन। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, कुछ प्रोटीन वोटीन संबंधित कुछ फैक्ट बताया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां जरूरत होगा हम बता देंगे। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ब्लू ग्रीन अलगी जो है बायो फर्टिलाइजर है। एफिड जो है वो कंट्रोल करता है किसके द्वारा? क्रायोसोपा के द्वारा। बायो 902 ये आपका क्या है? एक सरसों का काइक्लोन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और एजोबैक्टर जो है बायो इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, ये आप सभी को बताना है, इसमें से कौन सा करेक्टली इनकरेक्ट, सॉरी नॉट करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी भाई बंधु। ठीक है, जितने भी लोग। ठीक है, अच्छा एफिड क्या होता है? एफिड जान लीजिए एक डिसीज है। ठीक है, ये आपके खास करके आलू में लग जाती है, खीरे में लग जाती है, इन सब में लग जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्रायोसोपा का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग माहो नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको माहो और नील ब्लू ग्रीन एलगी एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बायो जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी उसके लिए काम करती है। ठीक है, अभी तक 15 का डी, 15 का डी। तो ये जो आपका एजोटोबैक्टर है ना मेरे भाई, ये भी आपका इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये भी इसी का भाई है। ये भी आपके बायो फर्टिलाइजर की तरह ही काम करता है। जैसे राइजोबियम का नाम सुने हो, जो आपके जो दलहनी दाल वाले होते हैं उसमें ही बायो फर्टिलाइजर होते हैं, राइजोबियम पढ़े होंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एजेटोबैक्टर ये नॉन जो आपके दलहनी पौधे होते हैं उसमें होते हैं, तो राइजोबियम दलहन वाले में, और
जो दलहन वाले नहीं होते हैं उसमें आपके एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब के सब बायो फर्टिलाइजर हैं, बायो इंसेक्टिसाइड नहीं, ये भी आपका बायो फर्टिलाइजर है। किसकी तरह? राइजोबियम की तरह, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे तो करेक्ट आंसर जो इसमें है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आयोडीन कहां से, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, कह रहा है कि आयोडीन कहां से मिलता है। ठीक है, 15 का बी। चलो 16 पे आ जाओ, 16 पे आ जाओ। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला लेमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, कारा से, या स्पाइरोगायरा से। तो मैंने बताया था आपको आयोडीन नमक, ठीक है, देश का नमक, ठीक है, देश का नमक पूछे भैया, मैंने कहा था राजस्थान में एक झील है डिडवाना, वहां खूब नमक पाया जाता है। अगर विश्व में पूछे आयोडीन कहां पाया जाता है तो निकलना पड़ेगा आपको चिली में, जहां पे आपका अटाकामा वाला रेंज है, याद है अटाकामा डिजर्ट, वही चिली में है। उसी चिली में तांबा भी खूब दबा के पाया जाता है, वहीं पे आयोडीन भी मिलता है, याद रखेंगे। और आयोडीन मिलता है आपके लवेरिया से। प्यार में नमक होना जरूरी है, कहते ना जीवन में नमक ना हो, इश्क में नमक ना हो तो वो इश्क जो है इश्क नहीं है। तो लमेनेरिया से याद रखेंगे, यहीं से मिलता है आपको आयोडीन। ठीक है भाई, यहीं से आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है, देश का नमक, ठीक है, जो आप लोग खाते हो यहीं से मिलता है। 16 का, जिसे आप लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हो, NaCl। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग देखो, नमक में भी बॉन्डिंग है, ऐसे नमक नहीं बनता है। ठीक है, जीवन में नमक चाहिए तो आपको थोड़ा बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। NaCl का बॉन्डिंग आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग है इसमें जरा बताना सभी लोग कमेंट करके। कौन साइंस में केमिस्ट्री पढ़े होगे ना, NaCl में एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब जाकर इनके बीच में बॉन्ड बनता है, तब जाकर के नमक बनता है भाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलो क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक जो है ये पाई जाती है आपके नदी तालाबों में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा, नदी तालाबों में पाई जाती है। इसको हम लोग जो है वाटर सिल्क कहते हैं। इसका मैं आपको, आप लोग जाते होंगे कभी नदियों जाना, नदियों के आसपास, तो स्पाइरोगायरा आपको देखने को मिलता है। इसको कई बार, एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। ये नदी उदी जाते हो तो आप लोग देखते हो ना, इस तरह का आपको हरा हरा देखने को मिलता है। ठीक है, यही है आपका, इसे बोलते हैं स्पाइरोगायरा, इसे हम लोग बोलते हैं वाटर सिल्क। आजकल इस जो स्पाइरोगायरा है ना, इसके कपड़े खूब बनाए जा रहे हैं, बड़े महंगे महंगे बिच रहे हैं। ठीक है भैया, ये नदी नालों में जो आप आसपास उठा करके फेंक देते हो, ये लोग अब कपड़ा बनाने लग गए हैं इससे। इसका पिक्चर देख लो, आसपास कहीं मिले तो कलेक्ट करके रख लेना भाई। ठीक है, चलो आयोडीन। ओके, नेटवर्क इशू है क्या, नेटवर्क इशू है क्या? आयनिक, आयनिक बॉन्डिंग होती है, अच्छा ठीक। चलो 1 मिनट रुकना भाई। एक मिनट, चलो ठीक है। तो ये है आपका स्पाइरोगायरा, जिसे मैंने कहा वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि फसल है उसकी वैरायटी है, कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। चलो बताओ। मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड वरुणा, ठीक है, पी सपना, ठीक है, अलसी सूर्या, ठीक है, और मूंगफली कौशल। मैंने बताया था कि मूंगफली अगर पूछे विश्व में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है तो ग्वाटेमाल, याद है ना, बताया था अभी स्टार्टिंग में, ग्वाटेमाला जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, यहीं पे पाई जाती है। अगर भारत में पूछे मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है तो गुजरात में। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। चलो, तो कौशल जो है कह रहा है कि मूंगफली की प्रजाति है, सूर्या आपकी अलसी की प्रजाति है, सपना आपकी पी की प्रजाति है, वरुणा आपकी जो है मस्टर्ड की प्रजाति है। ठीक है, ये बताना है आप सभी को। अच्छा, जो आपके मटर होती है इसकी एक प्रजाति और होती है अपर्णा। ठीक है, अपर्णा, अपर्णा देवी पार्वती जी को कहते हैं। ठीक है, चलो, तो मस्टर्ड के लिए वरुणा है, बिल्कुल सही जवाब है। और मटर के लिए आपका सपना है, अलसी के लिए सूर्या है, मूंगफली के लिए कौशल है। अच्छा, एक और प्रजाति होती है पारस। ठीक है, ये आपका दाल का एक प्रजाति होती है, दाल। ठीक है, दाल की प्रजाति होती है पारस, ये भी याद रखेंगे। तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, कई लोग इसमें से सही जवाब दे रहे हैं, 17 का सी, 17 का सी।
17 का सी। ठीक है भाई, 17 का सी। इसमें कई लोग सही जवाब दे रहे हैं। आ से शुरू करते हैं, कलेक्ट कर लो भैया, कलेक्ट करो, कलेक्ट करो, आ से स्टार्ट करो। तो इसमें जो इनकरेक्ट है भैया वो है आपका सूर्या। सूर्या इज नॉट अ वैरायटी ऑफ योर अलसी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16 था। ठीक है, सूर्या जो है अलसी की वैरायटी नहीं है। एक मिनट रुकिएगा मित्र। ठीक है, चलो, तो ये जो सूर्या है आपके वैरायटी है आपकी आम की, आपके पपीता की। ठीक है, आम की, पपीता की, आलू की, इन सब की वैरायटी है आपकी सूर्या। आम, ठीक है, पपीता, आलू, इन सब की वैरायटी है, ना कि आपकी जो है अलसी की। आम की एक वैरायटी आती है सिंधु या सिद्धू कहते हैं। ठीक है, और आम की एक वैरायटी आती है आम्रपाली, भी याद रखेंगे। आम में एक पाया जाता है आपका हापुस आम। हापुस जो आपके महाराष्ट्र से जन पाया जाता है, ये आपके एक्सपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खूब सारा आम का जो एक्सपोर्ट होता है यहीं से होता है। आम के बारे में याद रखेंगे, दशहरी आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ में होता है। मलिहाबाद क्षेत्र यहाँ के दशहरी आमों के लिए जाना जाता है। अगर कभी गलती से पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में या भारत में मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ है, यहीं पे मैंगो रिसर्च सेंटर लखनऊ में ही है, इसको भी याद रखेंगे। तो करेक्ट जो नहीं मैच है वो है आपका ऑप्शन सी, बाकी सब करेक्टली मैच है। चलो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। मेरे भाई कह रहा है कि अब आते हैं इतिहास पे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, जब सूरत की स्प्लिट हुई थी, जब सूरत में हमारे भाई बिछड़ गए थे, ठीक है, नरम अलग हो गए थे, गरम अलग हो गए थे, तो कह रहा है उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। चलो अलग अलग की हम लोग बात नहीं करते हैं भैया, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग मेल जोल की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग मेल जोल की पहले बात कर लेते हैं। जो सूरत का विभाजन होता है 1907 में, ठीक है, बाद में फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लखनऊ का एक अधिवेशन होता है 1916 में, लखनऊ में अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके मजूमदार साहब। ठीक है, मजूमदार साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। कौन से मजूमदार थे? इतिहास में दो मजूमदार हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, इतिहास में दो मजूमदार हैं। यहाँ पे कौन से वाले मजूमदार थे ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे या कोई और मजूमदार थे जो 1857 की क्रांति वाले थे? ठीक है, इनका नाम बताइए। तो लखनऊ के अधिवेशन में यहाँ पे एकता हो जाती है। यहीं पे मैंने बताया था कि राजकुमार शुक्ला जी आते हैं, गांधी जी को बताते हैं चंपारण के बारे में। ठीक है, यहीं से एक डायलॉग निकल के आया, मुस्कुराइए हम लखनऊ में हैं। ठीक है, तो भैया पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इसका अध्यक्ष नौरोजी साहब थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया कितनी बार बने हैं। ठीक है, तो ये 3 बार बनते हैं प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। और ये ब्रिटिश में जो है नॉमिनेट होने वाले या वहां के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय भी होते हैं, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है भाई, रामचंद्र कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, चलो लाला लाजपत राय जो होते हैं, एक 1920 का स्पेशल अधिवेशन होता है आपके कलकत्ता में, वहां पे जो है इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो द करेक्ट आंसर इज रास बिहारी घोष। किसी को रास नहीं आई ये बात कि कैसे हमारे दो भाई हो रहे हैं अलग अलग, जिनको रहना चाहिए साथ। ठीक है भाई, चलो, तो किसी को नहीं आई ये बात रास, कैसे हो रहे हमारे दोनों भाई अलग, जो होना चाहिए था साथ। ठीक है भाई, अंबिका चरण। ठीक है भाई, दूसरे कौन से हैं आपके मजूमदार साहब? 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रास ना आई ये बात, जालिम तुमने कैसे। चलो 1907 में याद रखेंगे आपके रास बिहारी घोष साहब थे। 1916 में एकता हो गई थी, उसमें मजूमदार साहब थे। भाई मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? गांधी जी ने कब स्लोगन दिया कि स्वराज इन 1 ईयर? देखिए, इतिहास में 2 तरह के स्वराज की बात की जाती है। ठीक है भैया, एक होती है आपकी केवल स्वराज, ठीक है, एक होती है स्वराज और एक होता है आपका पूर्ण स्वराज। ठीक है भाई, ये दोनों में अंतर है मेरे भाई, इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। पूर्ण स्वराज की बात हम लोग शुरू में नहीं करते थे, शुरू में हमको चाहिए था सिर्फ स्वराज। स्वराज का मतलब ये था कि एक काम करो, तुम प्रधानमंत्री बने रहो, हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि उत्तर प्रदेश को हम संभाले, देश का सिस्टम तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण स्वराज में इस समझाने की बात कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट नहीं है।
पूर्ण स्वराज में यह था कि हमें प्रधानमंत्री भी बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमारा जो है प्रधान भी होगा, सब कुछ हम करेंगे, ये होती है पूर्ण स्वराज। ये दोनों में अंतर रहा। स्टार्टिंग में हम लोग स्वराज की बात करते थे, जैसे महात्मा गांधी ने बात करी थी स्वराज की बात की आपकी, और दयानंद सरस्वती जी ने भी इसके बारे में बात किया था स्वराज के बारे में। आपके स्वराज के बारे में गोखले साहब भी बात करते हैं, और अरविंदो भी स्वराज के बारे में बात करते हैं। कई सारे लोग जो शुरुआती लोग थे वो स्वराज के बारे में बात करते हैं। बाद में हम लोग ने कहा हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है भाई। अब हम वो नहीं रहे जो लिबर लिबर किया करते थे, अपने को चाहिए फुल इज्जत, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसकी बात हम लोग शुरू करते हैं आपके 1928 के समय से, नेहरू के, जब आपके मोतीलाल नेहरू होते हैं उसके समय से। बाद में जो आपका अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, झंडा फहराते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं भाई, ठीक है। वो डेट बताओ कमेंट करके, तो तब हम लोग फुल इज्जत की बात करते हैं। तो कह रहा है गांधी जी ने स्वराज की कब नारा दिया? दांडी मार्च के समय। दांडी मार्च आपका कब होता है भैया? ठीक है, असहयोग की ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम के समय। ये कब होता है आपका? 1920 में। बाद में 1922 में जो होता है आपको पता है कि कौन सा कांड हो जाता है आपका? चौरी चौरा वाला कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, 5 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट 1930 में होता है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर के 1932 में होता है। उसमें मैकडोनाल्ड जो था वहां का प्रधानमंत्री होता है। गांधी इरविन के बीच में पैक्ट होता है, और द्वितीय जो आरटीसी होता है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, गांधी जी भी जाते हैं। भीमराव अंबेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, आरटीसी वगैरह। तो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट 1930 के आसपास होता है, नॉन कॉपरेशन 1920 से 22 में होता है, चौरी चौरा के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। इसी कैंसिलेशन के बाद 1924 में आपका मैंने बताया था ना, एचआरए पार्टी के गठन किया जाता है, ठीक है भाई। दांडी मार्च कहां से होता है? दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक होती है। दांडी में एक जगह है, ठीक है, उस नौसारी, उस जगह का नाम है नौसारी। नौसारी माझी, सुने गाना, सुनो, तो उसी पे होता है दांडी यात्रा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी से एक नमक, आजकल पहले लोग बेचते थे देश का नमक, दांडी नमक, एक नमक हुआ आता था भाई, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी कह रहे थे अपने को चाहिए स्वराज, स्वराज हमें चाहिए। अच्छा, किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इससे लेकर रहेंगे? कमेंट करके बताओ, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए अगला पे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ वेद हैं, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका जवाब आपको खुद देना है। कुछ वेद दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है, आपको मैच कराना है। दांडी नौसारी जिला, बिल्कुल सही बात है। चलो, कुछ वेद हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको हम लेकर रहेंगे। तिलक साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है। लेकिन तिलक साहब के साथ बड़ा धोखा हुआ भैया। कभी तिलक साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अगर परीक्षा में पूछे कि किसको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो तिलक साहब को कांग्रेस ने कभी तिलक नहीं लगने दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में कांग्रेस को खूब गरियाते थे, ठीक है, कांग्रेस को खूब गरियाते थे कांग्रेस को। तो कांग्रेस वालों ने भी कहा चलो हम भी बदला लेंगे, तो इनको कभी अध्यक्ष नहीं बनने दिया। चलो 20वें आ जाओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत में, स्रोत में, तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र तो याद ही कर लिए होगे। अथर्ववेद याद कर लीजिएगा। अथर्व जो वेद है ये तंत्र मंत्र वाला है। डी का तीसरा कहीं है क्या? डी का तीसरा डी का तीसरा किसमें भाई? ए में है क्या डी का तीसरा? ठीक है, 20 का है, बिल्कुल एक ही से आंसर मिल गया यार, ठीक है भाई, एक ही से आंसर मिल गया, बाकी मिला लेना। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने कल वाली क्लास में पिछले कई कक्षाओं में कराया हुआ है, ठीक है। ओके, दिखाई पड़ रहा है, सही सुनाई पड़ रहा है, सब सही है। चलिए, तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेद के बाद अगर पूछे कि भैया वेद के बाद किसकी रचना हुई, तो वेद के बाद ब्राह्मणों की रचना हुई, जिसे ब्राह्मण कहते थे, वो गद्य में लिखे होते थे। इन्हीं वेदों का डिस्क्रिप्शन होते थे, वेद को समझाने के लिए एक किताब लिखी गई थी, उसे बोलते थे ब्राह्मण। सबसे पुराना ब्राह्मण पूछे तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद में 3rd मंडल में आपको पता है कि विश्वामित्र ने
जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो किसको डिवोटेड है, आपके सूर्य या सावित्री को डिवोटेड है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोग ने पुरुष सूक्त की बात करी है, जिसमें हम लोग वर्ण प्रथा की बात करी है, 4 वर्णों की बात करी है, ये भी याद रखेंगे। ऋग्वेद का 7वां मंडल है, जिसमें हम लोग दशरथ युद्ध के बारे में बात करते हैं, ये भी याद रखेंगे। सामवेद सब याद रखेंगे, सब पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बताइए कि हु हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक है, इब्न बतूता किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। ये बताया है कि सल्तनत काल में ही स्पीड पोस्ट हुआ करती थी। फॉर्म भर दिए हो, फॉर्म अगर आयोग को पहुंचवाना है तो आप इस सिस्टम का यूज कर सकते थे। अभी कल ही इंडियन पोस्टल सिस्टम ने एक स्कीम निकाली है, अगर 24 घंटे में तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारा पोस्ट नहीं पहुंचा, तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अभी परसों का ही स्कीम लॉन्च हुआ है। तो बताना है सल्तनत पीरियड में ये काम किसने किया था, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इब्न बतूता। ठीक है, बगल में जूता। चलो, इब्न बतूता साहब थे, या आपके क्या क्या ऑप्शन है, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, चलो, बतूता जो था, इब्न बतूता जो था, ये आपका मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, भारत में आया हुआ था घूमते घूमते मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसका नाम था क्या, अगर यहाँ पे BIN को मैच कर लो तो IBN एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा, तो इसी से याद कर लेना, बिन IBN याद करने का तरीका है, कुछ नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था रेहला। इसी रेहला किताब में इसने पूरे के पूरे तुगलक जो सल्तनत था, सल्तनत पीरियड था, उसके बारे में बताया था। इसी किताब याद रखेंगे, रेहला किताब थी, रेहला। ठीक है, पूछा गया है परीक्षा में, कभी पूछे तो बता भी देना। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इब्न बतूता। अमीर खुसरो के बारे में तो आप जानते ही हो भैया, एटा पटियाली की कासगंज में इनका जन्म हुआ था, तूतिए हिंद इनको कहा जाता है। ये कई सारे जो है सल्तनत काल के कई सारे राजाओं के यहाँ रहे, खास करके आपके जैसे अलाउद्दीन हो गया, इनका नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है तुगलक नामा, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। खजने उल फतूह नाम की एक किताब है इन्होंने लिखी है। एक किताब और इन्होंने लिखी है जो UPPCS ने पूछा है, वो है आशिका। ठीक है, आशिका किताब लिखी है। एक पहले राइटर थे जो सल्तनत काल में अपनी रचनाओं में इन्वायरमेंट की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। सुल्तान फिरोज शाह के बारे में आपको पता होगा कि भैया इसको खाने पीने बनाने का बड़ा शौक था, कई सारी इमारतें बनाया, कई सारे शहर बसाया, कई सारे नहरों का निर्माण किया। उसी में इसने आपके यूपी का जौनपुर का भी इसने निर्माण किया था। जौनपुर को भी इसने ही बसाया था। ठीक है, आगरा को भी इसने ही बसाया था। जौनपुर का निर्माण इसने अपने भाई, इसका जो रिश्तेदार कुछ तो था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। उसका नाम था बचपन का जूना खान। उसे जूना खान की याद में इसने जौनपुर बसा दिया, जिसे आप लोग सिराज हिंद के नाम से जानते हो। जियाउद्दीन बरनी। ठीक है भाई, जियाउद्दीन बरनी बड़ा फेमस आदमी था भैया। बरनी साहब बड़े फेमस व्यक्ति थे। तो बरनी साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बरनी साहब जो थे, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज के दरबारी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है तारीखे फिरोज शाही। कौन सी किताब, तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही एक किताब इनकी है, याद रखेंगे, तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक अंतर बताता हूं आपको, याद रखेंगे। तारीखे फिरोज शाही इनकी किताब है। अच्छा, फिरोज ने अपनी एक आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसे आप लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हो, ये फिरोज ने खुद लिखी थी। इसका था फुतूहते फिरोज शाही। फुतूहते या फुतूहते फिरोज शाही, दोनों में अंतर याद रखना। तारीखे फिरोज शाही पूछे तो बरनी ने लिखी थी, फुतूहते पूछे तो फा यहां भी आ रहा है, फा यहां भी आ रहा है, तो फा 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 मिला लेना। फिरोज शाह ने खुद की जो लिखी थी वो फुतूहते फिरोज शाही थी, और जो आपके बरनी साहब ने लिखी थी वो तारीखे फिरोज शाही थी। दोनों में अंतर याद रखना। क्या आगरा को, सॉरी भाई, आगरा मैंने बोल दिया क्या, आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था, माफ कर दिया। फिरोज शाह ने आपके जौनपुर को बसाया था, आगरा को इन्होंने नहीं बसाया था। ठीक है, चलो चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे भाई। अगले चलते हैं, आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था भाई, माफ करना। ठीक है, आगरा सिकंदर लोधी है, जौनपुर किसने बसाया था। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है,
अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या भैया, क्या मैटर करते हैं, कौन है ये ग्रीन हाउस गैसेस जिनका बड़ा चर्चा होता है? इसके लिए हमने कई प्रोटोकॉल बना दिए, कई सिस्टम बढ़ा लिए। क्या है ग्रीन हाउस गैसेस? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस एक कंबल है, कंबल। ये क्या करते हैं, जो तुम लोग दिन रात एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, आग जला रहे हो, धुआं फैला रहे हो, सिगरेट फूक रहे हो, ये सब कहां जाएगा? ये सब इन्वायरमेंट को गर्म कर रहे हैं। अब अगर ये चीजें बाहर निकल के नहीं जाएंगी तो ये प्रकृति, ये इन्वायरमेंट, ये पृथ्वी हीट हो जाएगी, आग का गोला बन जाएगी। तो ये जो है इन्वायरमेंट इनको छान करके बाहर करता है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, एक्चुअली में ये क्या करते हैं, एक जो है कंबल का काम करते हैं, और जो गैसेज, ये हीट हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। यही है ग्रीन हाउस गैस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना जानिए। तो ये क्या करते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई आंसर दीजिए। ठीक है, 22 का सी बिल्कुल। चलिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझिए, मैंने बता दिया। अगर कभी कब आपसे पूछ ले कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिटर कौन है, पूछ भी चुका है, तो चाइना पहले पे है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे आपका भारत है, ठीक है भाई, चौथे पे यूरोपियन यूनियन है। ये टॉप 4 ऐसे देश हैं, या कहिए कि यूनियन है, जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो पहले पे आपका वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर जिसे आप लोग H2O कहते हो, सबसे ज्यादा उसका रोल होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है भाई, उसके बाद वाटर वेपर के बाद आपका आता है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका आता है मीथेन का, CH4 का। ये सारे आपके इसमें से हैं, केवल नाइट्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, केवल नाइट्रोजन को छोड़ करके सारे इसमें आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नाइट्रोजन मैंने बताया था कि वही नाइट्रोजन है जो आपके चिप्स के पैकेट में भरा होता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस होता तो तुम्हारे चिप्स में खाली इसको डाल देते भाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो याद रखेंगे 22 का सी। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हार्मफुल भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है, मैंने कर बताया हुआ था क्यों। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा है? बांधवगढ़ महाराष्ट्र में है, बंदीपुर कर्नाटक में है, रोहला अरुणाचल में है, सरिस्का उड़ीसा में है। कह रहा है कौन सा इसमें करेक्टली मैच है? क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है भैया ये? 22, 23, 23 है, बताओ। चलो, बांधवगढ़ महाराष्ट्र, बांधवगढ़ भैया महाराष्ट्र में नहीं है, बांधवगढ़ आपके MP में है, यहीं पे कान्हा भी है, यहीं पे माधव भी है। बंदीपुर कर्नाटक, अच्छा कर्नाटक में एक और है, मैंने बताया था आपका बनेर घट्टा, याद है? बनेर घट्टा, यहीं पे एक पार्क है भैया, तितलियों के लिए जाना जाता है, कर्नाटक में है, याद रखेंगे। रोहला अरुणाचल, सरिस्का, सरिस्का कहाँ है? सरिस्का उड़ीसा में नहीं है, सरिस्का आपके राजस्थान में है। रोहला, ठीक है, ये अरुणाचल में नहीं है, रोहला आपके हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल में। अरुणाचल में आपके एक है पक्के, पक्के या पखुई, पक्के या पखुई करके एक आपके जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी हो, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। ठीक है भैया, महाराष्ट्र में मैंने बताया था, महाराष्ट्र में कौन सा बताया था अभी? चंदौली, चंदौली आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्टली मैच है वो है ऑप्शन बी, बंदीपुर, ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, उड़ीसा में और भी कई सारे हैं, जैसे आपके उड़ीसा में सिमलीपाल, आपके भीतरकनिका, गहिरा माथा, ये सब आपके उड़ीसा में, इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, सरिस्का राजस्थान में है, तितली के लिए, बिल्कुल बनेरघट्टा तितली के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट जो है इसमें ऑप्शन बी है, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए। चलो, कह रहा है कि कुछ इसमें चीजें दी गई हैं, बता उसको क्रोनोलॉजी में बढ़ाइए। नाबार्ड की स्थापना, HHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और RRB की स्थापना। चलो, तो नाबार्ड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि नाबार्ड 1982 में बना था। ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। B.CU रमन कमेटी, एक कमेटी थी, इसका नाम था B.CU रमन। ठीक है, CU रमन कमेटी थी, इसी कमेटी ने इसके स्थापना की बात कही थी, तो ये तो हमको कंफर्म पता है। ठीक है, ग्रामीण बैंक आपको पता है, इसकी स्थापना 1975 के आसपास हुई थी। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, 1975 में हुई थी। ठीक है भाई, RRB। अगर पूछे किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च किया गया, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका 1988-89 में लॉन्च किया गया। ठीक है,
ठीक है। तो किसान जो क्रेडिट कार्ड है आपका 1998 के आसपास लॉन्च किया गया था। कौन सा आपका किसान क्रेडिट कार्ड कब आ गया किसी 1998-99 के आसपास इसकी लॉन्चिंग की गई थी। अब बनता है आपका एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये भी जो प्रोग्राम था इसको भी नाबार्ड ने ही शुरू किया था। ठीक है, जो आपका एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम था ये भी आपके नाबार्ड के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1992-93 के आसपास इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, चलो तो भैया आप बढ़ा लो, फटाक से बढ़ा लो, कौन सा सही हो जाएगा, फटाक से बढ़ा लो। 52 का क्या हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है आपका चौथा, 1975 वाला आएगा। चौथे के बाद आपका पहला 1982 वाला आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका केसीसी वाला आएगा 1998-99 वाला, यानी कि दूसरा। ठीक है, फिर आपका तीसरा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है भाई, तो 1998 सबसे लास्ट में यही बनता है ना, तो सबसे लास्ट में इसको लगा लो। ठीक है, इसमें से क्या इनका सही मैच नहीं कर पा रहा है क्या? 24 में सबसे पहले नाबार्ड आया, नहीं सबसे पहले आरआरबी आया, यानी कि आपका चौथा, सबसे पहले चौथा आपका आता है। ठीक है, चौथा के बाद कौन आएगा, 75 के बाद कौन बनता है, 82 में कौन बनता है, नाबार्ड, यानी कि चौथा के बाद पहला। उसके बाद 88-89 में केसीसी बनता है, यानी कि तीसरा। ठीक है, फिर आपका लास्ट में बनता है क्या, एसएचजी 92-93। तो इसके हिसाब से तो ये 4-1-3-2 है किसमें, 4-1-3-2। मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा 4-1-3-2, मैंने ईयर बता दिया है उस हिसाब से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, ए ही होगा 24 का ए। कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है क्या? आरआरबी 75 बनता है, नाबार्ड 82 बनता है, एसएचजी जो है 92-93, केसीसी जो है 98-99। ठीक है, ए ही होगा भाई। ठीक है, ए ही होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अगले पे चले, नेक्स्ट चला जाए। ऑप्शन नहीं है ना, देखो मैंने ईयर लिख दिया है, अब ईयर के हिसाब से मैच करना। ऑप्शन नहीं है तो अपने हिसाब से, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है तो उसको डिलीट मार दो, जो ऑप्शन सही हो मान के चलो। ठीक है, सबका ईयर लिख दिया है, अब आपका काम है उसमें ज्यादा ताम झाम मत करो। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आया होगा तो डिलीट हो जाएगा। आपको ईयर पता होना चाहिए बस सबका। ठीक है, तो ईयर लिख लेना, बाकी अपने हिसाब से इसको फुल मार्क्स कर लेना, सबके लिए मार्क्स हो गए इसमें। ठीक है भाई, अगर ऑप्शन नहीं है तो। चलिए, कह रहा है कि पीएम जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुआ था, जिसे बाद में आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, इस योजना में भैया 5 लाख रुपए कैशलेस जो है प्रति परिवार को जो है मिलता है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक आपको कैशलेस मिलता है। करीबन 50 लाख लोग जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं इस समय। तो पूछ रहा है कि ये कब लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे इसको झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, इसको याद रखेंगे। मोदी जी का बर्थडे होता है 17 सितंबर, मोदी जी का बर्थडे होता है 17 सितंबर। अपने बर्थडे के दिन वो जा नहीं पाए, बर्थडे मना रहे थे, उसके एक हफ्ते बाद इन्होंने इसकी लॉन्चिंग कर दी। इसकी लॉन्चिंग जो होता है वो होता है आपका 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, 46 का बी, 25 का सी कौन बता रहा है, 25 का बी हो जाएगा, सी नहीं। गलत क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलत बता रहे हो, बता तो रहे हो, लेकिन कुमार अब इसको सही कर लेना। ठीक है, मिश्र ईंधन 2016 में चालू किया गया था। ठीक है भाई, चलो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो जल है, जल शक्ति मंत्रालय, उसकी स्थापना 2019 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। चलो अगला चलते हैं, किसान सम्मान निधि 2019 में की गई थी, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 25 का बी हो जाएगा। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। कह रहा है कि कनक भवन अयोध्या, कल ही बताया था आपको, कनक भवन अयोध्या में है, कलिंजर आपके झांसी में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, कामदगिरी पर्वत आपके चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में आपका कामदगिरी पर्वत है। आपको पता है कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चित्रकूट में जो है राम भद्राचार्य द्वारा यहीं पे एक भैया बनाया गया है यूनिवर्सिटी, राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय जो है यही चित्रकूट में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। देवा शरीफ कलिंजर दुर्ग झांसी में है। ये जो कलिंजर दुर्ग है ना, यहीं पे शेर शाह जो है मारा गया था। कहते हैं कि युद्ध कर रहा था, तब से एक आग का गोला आकर के इसको लगा, बेचारा घायल हो गया, और इसी युद्ध में 1545 युद्ध में ये जो है इसको शहादत हो जाती है शेर शाह की, 1545 में, इसी कलिंजर दुर्ग में। ठीक है भाई, तो कनक भवन अयोध्या में है।
ये तो मैंने कल ही बताया था आप सबको, तो कनक भवन तो भूलोगे ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा था ना परीक्षा में आया हुआ है। चलो, छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कहाँ है कनक भवन आपका? अयोध्या में, याद रखेंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है। कलिंजर आपके झांसी में नहीं है, कलिंजर आपके भैया झांसी में नहीं है, तो झांसी में जो है उसको देख लेते हैं। झांसी में आपका क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह जो इंस्टीट्यूट है वो आपके झांसी में है, इसको याद रखेंगे। झांसी में ही जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, उसकी फैक्ट्री भी लगाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड वाला रखिएगा, झांसी में है। तो कलिंजर आपके झांसी में नहीं है, कलिंजर आपके बांदा में है। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है। झांसी में फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है भाई, झांसी में क्या है? ग्रासलैंड एंड फोडर जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये झांसी में है। ठीक है, चलो, तो इसका जो होगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला चले, क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द ऑनर ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट बाय रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का जो है रॉकेट द्वारा उपग्रह लॉन्च करने वाला गौरव हासिल किया है? अमेठी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर या गोरखपुर? ठीक है भाई, ये बताना है आपको। अमेठी में आपको पता है कि एक सेंटर है। ठीक है, एक सेंटर है आपके अमेठी में, एक जगह है अमेठी में फुर्सतगंज। कभी समय मिले तो जाना, फुर्सत मिले तो जाना अमेठी में। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कभी जहाज वहाज उड़ाना सीखना हो तो यहीं पे है राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन सेंटर, या कहिए कि यूनिवर्सिटी है प्रकार से। यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है फुर्सतगंज। ठीक है, फुर्सतगंज यहीं पे है, ये अमेठी में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अमेठी का ओडीओपी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है, ओडीओपी, उसमें अमेठी का कौन सा चीज शामिल है ये बताना है आपको। बताना है आपको कि रॉकेट का, देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला मैंने आपसे बताया था, बलिया। बलिया जिला जो उत्तर प्रदेश का है, यहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार को ऑयल के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने साइंस टेक पे काम कर रही है, तो बलिया में ऑयल के रिसोर्स मिले थे। और यहाँ का जो कुशीनगर है, कुशीनगर है, यहीं पे इसरो ने इन स्पेस के साथ मिलकर के, इन स्पेस एक कंपनी है, इसी के साथ मिलकर के इसी कुशीनगर से भैया रॉकेट लॉन्चिंग का प्लान बनाया है। ठीक है, ये याद रखेंगे, करंट में पढ़ाया भी हुआ है। 27 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 27 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, फुर्सतगंज, मुंज, बिल्कुल अमेठी अपने, ये पूछा गया है अभी आपके पीसीएस में, अमेठी अपने मुंज के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है भैया, जरा बताना। ठीक है, चलो, बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सीपी राधाकृष्णा, जो आपको पता है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भारत के, कह रहा है कि किस राज्य के गवर्नर थे? ठीक है, किस राज्य के गवर्नर थे? अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी? अगर पूछे कि यूपी की पहली गवर्नर कौन थी, याद रखेंगे वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है भाई, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी। तो आपसे कह रहा है कि जब आपके ये आपके जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? 28 का भी टेराकोटा, हाँ, गोरखपुर आपका टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ठीक है, 28 कड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, और इनको उठा करके जो है सड़क से स्टार बना दिया बीजेपी वालों ने। ठीक है भैया, कहा ऐसा है कि आपको हम सड़क से स्टार बनाना चाहते हैं, कहाँ? महाराष्ट्र में, आइए आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है भैया, भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए। आर्टिकल 63 में इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में याद रखिएगा, आपके नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, केवल पार्लियामेंट के, यहाँ स्टेट वाले पार्टिसिपेट करने नहीं आते हैं। ठीक है भाई, तो ये महाराष्ट्र के थे, इसको याद रखेंगे। इनको उठा करके सड़क से स्टार बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भैया काफी बड़ा सा प्रश्न है, इसको एक बार देखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। कह रहा है कि यूसीसीएन की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। ठीक है,
और कह रहा है कि हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। विश्व के 70 शहरों में लखनऊ भी अब गैस्ट्रोनॉमी सिटी में जो है नॉमिनेट हो चुका है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ फटाक से आंसर दो सभी लोग। 29 का डी। बिल्कुल, देखो यूसीसीएन क्या है, यूनेस्को का एक क्रिएटिव नेटवर्क होता है। एक क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज को ये लोग जो है निकालते हैं, ऐसे शहरों को ढूंढते हैं जो अपनी पाक शैली के लिए, अपने खाने पीने के लिए खूब फेमस हो। जैसे भारत का हैदराबाद था, अब आपका लखनऊ है, तो हैदराबाद के बाद लखनऊ जो है भारत का, वो गैस्ट्रोनॉमी सिटी में नामांकित हो चुका है। इसमें से सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं भाई, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। दसियों बार मैंने बता रखा है कि गैस्ट्रोनॉमी शहर में लखनऊ नॉमिनेट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को मैंने दसियों बार आप सभी से लगातार बताता रहता हूं, जब भी आपसे बात होती है, मुलाकात होती है, बता देता हूं घुमा फिरा करके। लखनऊ में एआई शहर बन रहा है, लखनऊ में आपकी गैस्ट्रोनॉमी शहर सिटी बन रही है, ये दसियों बार बताता रहता हूं कि मुझे पता है कि घुमा फिरा कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसमें से सभी करेक्ट है। इसकी स्थापना जो इनका क्रिएटिव नेटवर्क सिटी है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यूनेस्को का ही एक पार्ट है, ठीक है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताओ। चलो अंतिम प्रश्न देखते हैं। कह रहा ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। जो 17वां ब्रिक्स है, इसका समिट कहाँ हुआ था। मास्को में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, या नई दिल्ली भारत में। ठीक है भाई, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है। थर्टी का बी, ठीक है। चलो सभी लोग सर्च कर लो। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका सही होगा वो सही लगा लेना, ये आपके ऊपर है। और आपको ये भी ढूंढ के देखना है कि 18वां ब्रिक्स कहां होने वाला है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ढूंढना है, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, ठीक है। अंतिम प्रश्न था, इसलिए मैं इसका आंसर आप पे छोड़ता हूं, ढूंढ करके सही कर लीजिएगा। 18वां कहां हो रहा है ये भी याद रखेंगे, 18वां आपके भारत में नई दिल्ली में होगा, ठीक है। 17वां कहां होना है आपको बताना है। तो हम लोग ने 30 प्रश्न कर लिए हैं, आपके कितने सही थे उसका जवाब जरूर लिखिएगा। भैया आपके सही कितने हुए हैं, गलत मत लिखिएगा। अगर 10 सही हुए 10 लिखिएगा, 12 सही 12 लिखिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए, तो आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिसमें से अगर आप यूपीजीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीजीडीसी के लिए आप हमारा जो है संकल्प 2.0 बैच लीजिए। पूरा कंटेंट, क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट सब मिलने वाला है। सिर्फ टेस्ट चाहिए तो अंजाम लीजिए, सिर्फ कंटेंट और पीवाईक्यू क्लास चाहिए तो ये लीजिए, जिसमें आपको पीवाईक्यू की बुकलेट, क्लास, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सब मिल जाएगा। सीपीटी बैच में इसमें क्लास नहीं होती है, बाकी सब कुछ मिलता है। अगर आपको यूपी एचएससी एडवर्टीजमेंट 51, 52, साथ ही साथ आपको जीडीसी की तैयारी करनी है, एक कॉम्बो बैच चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए, ये कॉम्बो पैकेज ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो ऑल इन वन बैच बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी एचएससी के एग्जामों के लिए, तो आप हमारा बैच बाई कर सकते हैं। एक तो आप हमारा कंटेंट बैच बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में, सब कुछ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा। प्रहार बैच में आपको पीवाईक्यू क्लासेस के साथ साथ कंटेंट मिल जाएगी, और टेस्ट में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो उदय बैच बाय करिए, आने वाली परीक्षा तैयारी करनी है तो तथास्तु बैच बाय करिए। ये सारे बैचेस हैं। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो कल से आप एचएन एग्जाम्स में जुड़ना मत भूलिएगा। कल से हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रिपरेशन भी शुरू करने चल रहे हैं। एक बढ़िया वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। इसकी क्लास आपको मिलने वाली है आपके एचएन एग्जाम चैनल पे, ठीक है। इसके लिए हम समीक्षा बैच चला रहे हैं, जो फुली बैच है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अगर आपको नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप हमारी सफलता की जंग बैच ले सकते हैं। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के बैच लीजिएगा। कोई बैच लेने से पहले आपको कोड यूज करना है HN70, ठीक है। HN70 कोड लगा लीजिएगा तो आपको सारे बैच पे 70% ऑफ मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टीम विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है भाई।
फरवरी करंट अफेयर क्लास आपने करवा दिया है, अभी नहीं फरवरी करा दिया है, पर 20 तारीख से पहले पहले करवा देंगे आपका, ठीक है। 20 के पहले पहले आपका फरवरी हो जाएगा, परेशान मत होइए, कल परसों तक फरवरी क्लास आ जाएगी। चलिए पढ़िए, मुस्कुराइए, क्लास कैसे लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।